चलो एक बार आपका सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन कक्षा में। हमने कल समास के बारे में पढ़ा था और वो 3 पंक्तियां मैंने लिखाई थी। काफ़ी भैया बहनों ने मुझे लग रहा है कि याद कर ली होगी, मगर जिन्होंने याद नहीं की है उनके लिए समास को समझने के लिए जीवन भर कारगर रहने वाली, क्योंकि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होने वाली, जब आप आगे जाओगे, चाहे एसटीसी दोगे या प्री बीएड की परीक्षा दोगे, उसके बाद कंपटीशन दोगे, तो उनमें हिंदी में निश्चित रूप से इनके प्रश्न आते हैं। संधि है, समास है, वाक्य शुद्धि है, वर्ण शुद्धि है, ये सारी चीजें हिंदी व्याकरण तो कंप्लीट होनी ही चाहिए। चाहे कोई सी भी परीक्षा हो तो व्याकरण तो उसमें आती है। और अगर इन 3 लाइनों का अगर आप ध्यान कर लोगे, तत्पुरुष कारक चिन्ह लोप करावे, अव्यय भाव में अव्यय जान, द्वंद्व द्वंद्व में और जुड़ावे, बहुप्रिय में अन्य पद रहे प्रधान, कर्मधार्य करक विशेषण, गणना द्विगु समान। ये कई किताबों में नहीं मिलेगी, मैंने खुद ने बनाई है कि 3 लाइनों में पूरे समास की ट्रिक आ जाती है। जैसे ट्रिक करके पढ़ते हैं ना, कि कोई सा भी बड़ा मैटर हो उसको छोटा सा कर लिया, तो वो ट्रिक है। तो ये समास की एक ट्रिक है, इसको याद करना, बाकी दूसरी किताबों में नहीं मिलेगी। इसलिए अगर उसको याद कर लोगे तो आपका समास है वो मोटे मोटे रूप से क्लियर हो जाएगा। और प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत गहराई से नहीं पूछते, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, बहुत गहराई तक पढ़ता है और ऊपरी लेवल छोड़ देता है। और परीक्षाओं में होता है कि ऊपरी लेवल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, गहराई से नहीं पूछते। तो सभी भैया बहनों को वो ट्रिक कंप्लीट करनी है और उसके बाद में फिर समास का अध्ययन करें। हम क्रम से पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहला जो समास आता है वो अव्यय भाव समास। अब इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा आप लिखेंगे। मैं शाम पढ़ के लिखूंगा। तो आज क्या हमारे जो बड़ा बोर्ड है, थोड़ा कमरा एक ही है मगर दूरी है, इसलिए वाईफाई की रेंज वहां तक बराबर नहीं आती, इसलिए बोर्ड पर क्लियरिटी नहीं आती, इसलिए छोटा बोर्ड इधर लगाया, दोनों तरफ बोर्ड है। तो इसमें क्या है कि पूरा स्पेस नहीं है, तो आप जो मैं बोलता हूँ उसको लिखाना, ठीक है। नाम से पता चल रहा है अव्ययभावी समास का मतलब अवयव, जिसमें अवयव का भाव होता है उसको अव्ययभावी समास कहते हैं। कैसे? तो इसमें परिभाषा लिखो कि जिस समस्त पद में, या फिर मैं लिखे तुरंत मिटा रहा हूं, लिखना है, जिस समस्त पद में पहला पद अवयव होता है वह समस्त पद अवयव बन जाता है, उसे अव्यय भाव समास कहते। पहला पद का मतलब वही पूर्व पद उत्तर पद, कल हमने पढ़ा था पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे मैं इसका उदाहरण लेता हूं, पहला, हाँ बोलो, कौन बोल रहे थे? कोई समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है श्याम पट पे, व्हाइट बोर्ड पे? हाँ। चलो उतारो परिभाषा। जिस समस्त पद में पहला पद अवयव होता है वह समस्त पद अवयव बन जाता है, उसे अव्ययभावी समास कहते हैं। कैसे? उदाहरण समझ। पहले बताया था 2 पद होते हैं,
पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद इसमें हो रहा आ और उत्तर पद हो रहा जीवन, ठीक है ना। अब आ शब्द है वो क्या है, अवयव है। क्या है, अवयव। तो इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो जीवन वर, ठीक है ना। कहीं विग्रह भी पूछ लिया जाता है कि आजीवन का क्या विग्रह होगा, तो उसका विग्रह होता है जीवन वर। ये पहला उदाहरण है, ऐसे उदाहरण लिखो। फिर अगला उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण है यथा शक्ति। अब इसमें अवयव शब्द कौन सा है, यथा है, ठीक है ना। पहला पद ये है, पूर्व पद ये है, तो इसका विग्रह करेंगे तो ये होगा शक्ति के अनुसार। विग्रह में अवयव शब्द आए ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। समस्त पद में अवयव शब्द होना चाहिए, पहला पद उसका अवयव होना चाहिए। ये समस्त पद है और ये विग्रह है, ये ध्यान रखना। जरूरी नहीं कि विग्रह में ही अवयव शब्द आए या नहीं आए, उसका फिर अर्थ बदल जाता है। तो पहला जो पद होता है उत्तर पद नहीं होता, और इसमें पहला पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब मुख्य, जो मुख्य होता है वो पहला पद होता है, अर्थ वो पहला पद ही देता है। अब शक्ति का कोई भी अर्थ लगा सकते हैं, शक्तिमान या शक्तिवान। तो यथाशक्ति, जैसे ही यथा शब्द जुड़ा और शक्ति का अर्थ अलग लग गया, शक्ति के अनुसार, इसलिए वो जो पहला पद है वो ही उसका अर्थ डिसाइड निश्चित करता है। तो ये ध्यान रखना कि उसमें प्रथम पद होता है वो मुख्य होता है, द्वितीय पद गौण होता है। फिर है भरपेट। भरपेट का विग्रह करेंगे तो पेट भर कर। प्रत्येक समास के मैं 5-5 उदाहरण आपको लिखूंगा और 10-10 उदाहरण आपको खुद को तैयार करना है, ठीक है ना। भरपेट, पेट भरकर। चौथा उदाहरण है अनुरूप, ठीक है ना। इसमें अवयव शब्द है अनु। अनुरूप का मतलब होता है रूप के योग्य। अनुरूप का अर्थ होता है रूप के योग्य। इसका विग्रह करेंगे तो आएगा रूप के योग्य। पांचवा उदाहरण देखो, दिन पर। दिन पर जो शब्द है उसमें दिन शब्द है वो क्या है, अवयव शब्द है। क्या है, अवयव शब्द। तो इसका विग्रह करेंगे तो सारे दिन, ठीक है ना। ध्यान ये रखना, अव्ययवाही समास जैसे नाम से नाम के आधार पर हमें पता चल रहा है कि उसका जो पहला पद होता है वो अवयव होता है, यानी प्रथम पद मुख्य होता है, द्वितीय पद गौण होता है, और प्रथम पद के अनुसार ही द्वितीय पद का अर्थ हमें निर्धारित होता है, उसको अव्ययवाही समास कहते हैं, और समस्त पद अवयव बन जाता है। तो उसके ये उदाहरण है, ये उदाहरण आप उतार लेंगे। ये आपका अव्ययवाही समास, ज्यादा विशेष कोई समझने की जरूरत नहीं है, सामान्य अर्थ से ही पता चल रहा है, इसलिए आप इसको 5 उदाहरणों को उतार लो। 10 उदाहरण आपको खुद को तैयार करने हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया। चलो अगला समास है, मिटा रहा हूं मैं, है जल्दी उतार लो। अव्यय भाव में अव्यय विचार, यानी पहला पद अवयव होता है। अगला समास है तत्पुरुष समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। अब इसमें तत्पुरुष समास में सबसे पहले हमें कारक आने जरूरी है। अगर हम कारक नहीं आएंगे तो हम तत्पुरुष समास का विश्लेषण नहीं कर पाएंगे। कारक में मैंने कल बताया था कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष जो कारक हैं वो शेष कारक इसमें चलते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास की जो परिभाषा है, इसमें
परिभाषा में आप लिखो कि इस समास में द्वितीय पद प्रधान है व इसका विग्रह करने पर कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है ना, कारक विभक्तियों के अनुसार चलता है। अगर इसका विग्रह करेंगे इन शब्दों का तत्पुरुष समास के तो उसमें विभक्तियों का प्रयोग उसमें आ जाएगा और समस्त पद बनाएंगे विभक्तियां बाहर निकल जाएगी। जैसे पहला कर्ता विभक्ति है ने, दूसरा है कर्म को, तीसरा है संप्रदान के लिए, चौथा है अपादान से अलग या पृथक। दोनों का अर्थ सेम ही है, पृथक होना या अलग होना। पांचवा है संबंध का, की, के, रा, री, रे। ठीक है ना, कर्ता ने कर्म को, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का, की, के, अधिकरण में, पर, पे। ठीक है ना, अधिकरण। और उसके बाद में फिर है सातवां अंतिम है संबोधन। करण से। तीसरा रह गया करण से। ठीक है ना, या एक गलती हो गई, तीसरा रह गया, चौथा, पांचवा, 6, 7 विभक्तियां, आठवां है संबोधन। हे, अरे, ये उनकी विभक्तियों के चिन्ह हैं। हमें करना है, कर्ता लेना ही नहीं है, संबोधन लेना ही नहीं है। यहां से ये जो है ये तत्पुरुष समास के नाम है और उसके बाद में ये उसके विभक्ति चिन्ह है। नाम कैसे, जैसे कर्म तत्पुरुष समास का नाम हो गया, इसका जो पहला भेद हो गया कर्म तत्पुरुष। अब विभक्ति चिन्ह क्या है, को। अगर हम उसका विग्रह करेंगे तो उसमें को शब्द आना है। जैसे उदाहरण देखेंगे, इसकी कोई परिभाषा नहीं है, परिभाषा यही है कि कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति चिन्ह का अगर हम विग्रह करेंगे तो उसमें प्रवेश हो जाएगा और उसका समस्त पद बनाएंगे तो उसका लोप हो जाएगा। ये उसकी परिभाषा है और ये सबको जाननी है या लिखने की कोई जरूरत नहीं। हम सीधे उदाहरण की तरफ चलते हैं। पहला उदाहरण है स्वर्ग प्राप्त। पहला उदाहरण हमारे सामने आया है स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, तो हम इसको, ये जो द्वितीय पद है प्राप्त, तो ये इसमें प्रमुख है। अब स्वर्ग का अर्थ तो हम किसी भी वाक्य में लगा सकते हैं, अलग अलग प्रयोग में, मगर जैसे ही प्राप्त शब्द जुड़ता है तो हमें इस शब्द का अर्थ मालूम हो जाता है। प्रधान का मतलब होता है जो ऐसा शब्द जो उस शब्द को उस दिशा की तरफ, यानी उस शब्द का अर्थ हमें महसूस करा दे,
वो होता है प्रदान। तो स्वर्ग प्राप्त का मतलब होता है, इसका विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, ठीक है ना, ये उसका विग्रह हो जाएगा। अब कौन सी विभक्ति चिन्ह आई? को। और कर्म तत्पुरुष की भी विभक्ति चिन्ह क्या है? को। इसलिए ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम, शरणागत। इसकी विग्रह करेंगे तो शरण को गया हुआ। शरणागत का मतलब होता है शरण को गया हुआ। इसमें भी शरण धन आगत, आगत का मतलब होता है गया हुआ। तो आगत शब्द है वो प्रमुख है और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है इसमें को का। फिर तीसरा उदाहरण देखेंगे, मुंह तोड़। ठीक है ना, इसका विग्रह करेंगे तो मुंह को तोड़ना, ठीक है ना। तो इसमें भी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, को विभक्ति चिन्ह का। फिर अगला देखेंगे, चिड़ी मार। चिड़ी को मारने वाला, विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? चिड़ी को मारने वाला। फिर पांचवा उदाहरण देखेंगे, नरभक्षी। मनुष्यों को खाने वाला, ठीक है ना। भक्षी इसमें प्रधान है, इसमें मार शब्द प्रधान है और इसमें तोड़ शब्द प्रधान है। आगत शब्द, शरण गण आगत, आगत शब्द प्रधान है, यानी द्वितीय पद इसमें प्रधान होता है। द्वितीय पद से ही पता चलता है कि उस शब्द का क्या अर्थ होने वाला है। इसलिए ये 5 उदाहरण इसमें हमने कर्म तत्पुरुष के पढ़े हैं। फिर अगला जो है वो है करण। दूसरा है करण तत्पुरुष, ठीक है ना। करण की क्या है? विभक्ति चिन्ह से, ठीक है ना। इसमें क्या है, हमें 2 समास है ऐसे हैं जिसमें से विभक्ति का प्रयोग होता है। ये करण है और एक होता है अपादान। मगर इसमें क्या होता है, ध्यान रखना है कि करण में पृथक होने का भाव नहीं होता है और अपादान में पृथक होने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। जैसे इसके उदाहरण पढ़ेंगे तो हम उदाहरण समझ लेंगे। जैसे इसका पहला उदाहरण है वाक युद्ध। इसमें दोनों पद प्रदान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसका पहला पद द्वितीय पद प्रदान होता है, सॉरी इसमें उसमें अगले समास में होता है। वाक युद्ध में वाणी द्वारा या वाणी से युद्ध, ठीक है ना। वाणी से युद्ध, तो से विभक्ति का इसमें प्रयोग हो रहा है। और इसमें जो द्वितीय पद है वो प्रमुख है। सब में द्वितीय पद, यानी कि इस कर्म तत्पुरुष के सारे जो पद समास है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, इन सब में द्वितीय पद ही प्रदान होता है। ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा उदाहरण देखो, पद दलित। पद से दलित। अब इसमें एक और उदाहरण है, पदच्युत। पद से च्युत का मतलब होता है अलग, ठीक है। अब इसमें मान लो ये कंफ्यूजन होता है कि दोनों में से विभक्ति आ रही है, पद से च्युत, ठीक है। तो हमें अब इसमें कौन सा समास होगा, करण होगा या अपादान होगा, ठीक है ना।
तो इसमें ये देखना है कि पद से दलित जो शब्द है उसमें अलग होने का भाव कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए ये करण तत्पुरुष का होगा। और ये जो उदाहरण है ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण होगा, क्योंकि अलग हो रहा, पद से क्या हो रहा, अलग हो रहा है। तो अलग होने का जो भाव है वो अपादान में होता है, इसलिए ये अपादान का उदाहरण, ये इसका करण तत्पुरुष का उदाहरण न होकर अपादान का उदाहरण है। दोनों में यही कंफ्यूजन रहता है अधिकांश, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखेंगे। तीसरा है ईश्वर प्रदत्त। ईश्वर से दिया हुआ, ठीक है ना, इसमें भी से विभक्ति आ रही है। चौथा उदाहरण देखेंगे, प्रदत्त का मतलब होता है दिया हुआ। नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी अंधा, हीन का मतलब होता है अंधा। और पांचवा उदाहरण है अश्रुपूर्ण। अश्रु का मतलब होता है आंसू, अश्रु से पूर्ण, पूर्ण का मतलब युक्त, आंसू से युक्त होता है उसको बोलते हैं अश्रु से पूर्ण। तो इसमें विभक्ति चिन्ह से का प्रयोग होता है और इसमें द्वितीय पद प्रदान होता है। ये उतार लो, 5 उदाहरण करण के बताए हैं, 5 तत्पुरुष समास के बताए हैं। किसी के कोई उदाहरण समझ में नहीं आए तो एक बार अनम्यूट होके पूछ सकता है। एक समास और पढ़ा दूं, अब कक्षा नहीं है तुम्हारी आगे तो कोई पढ़ा दो गुरुजी, नहीं है क्लास। ठीक है, संप्रदान और पढ़ा देता हूँ। बाकी के इसके 3 जो समास है, अपादान है, संबंध और अधिकरण, ये कल हो जाएंगे। उतार लिए? ठीक है, अगला समास है संप्रदान। विभक्ति है के लिए, ठीक है ना। इस समास में जो के लिए है विभक्ति का, उसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला मैंने उदाहरण जिस दिन समास समझा रहा था उसका पहला उदाहरण लिया था मैंने, जैसे पाठशाला, ठीक है ना। विग्रह करेंगे तो आएगा पाठ के, पाठ का मतलब पढ़ने के लिए, पाठ का नहीं, ये नहीं पहला पाठ दूसरा पाठ, पाठ का मतलब होता है पढ़ने के लिए, पाठ के लिए शाला, ठीक है ना, पाठशाला। रसोई घर, रसोई के लिए घर। रसोई जानते हो, वो नहीं कि आज हमारी रसोई बनेगी, आ जाना जीव में आ जाना। रसोई का मतलब पाकशाला जिसको बोलते हैं, जहां भोजन बनता है। फिर अगला उदाहरण है डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, के लिए विभक्ति आ रही है, सबको ध्यान में है ही है। के लिए अगर विग्रह करेंगे तो के लिए विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। स्नान घर, स्नान के लिए घर,
यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी, यज्ञ के लिए वेदी। इसको हम ये बोलते हैं ना, वास्तविक उच्चारण इसका जे है, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ के लिए वेदी। जय धन ये से मिलकर बना हुआ है जय, ठीक है ना। इसका जो हिंदी में ये संयुक्त वर्ण है और किससे बना हुआ है, जय धन ये से, तो इसका उच्चारण यज्ञ होता है, ज्य, न कि ज्ञ। मगर अपभ्रंश होते होते इसको ये भी मान लिया हिंदी वर्णन का, चलो मान लो ये बोल रहे हैं, इसलिए इसको ये भी स्वीकार किया। बाकी सही उच्चारण होता है जे, यज्ञ। तो यज्ञ के लिए वेदी, ये इसके 5 उदाहरण है, ठीक है ना। इसको भी उतारना। ये संप्रदान तत्पुरुष तुम्हारा पूरा हो गया। सारे पढ़ा दूं क्या? 3 और रहे हैं। हाँ, केवल दृष्टि ही बोल रही है, बाकी दूसरे मौन हो गए हैं। चलो अगला लिखो, अपादान तत्पुरुष। ये तीसरा है, दूसरे समास का तीसरा है। चौथा है अपादान तत्पुरुष से अलग या पृथक होने का भाव, ठीक है ना। इसमें अलग होना या पृथक होने का भाव दिखाई देता है, महसूस होता है। तो पहला है दूरागत, दूरागत का मतलब होगा दूर से आगत। मतलब जानते हो, हाँ, कोई दूर से आया हुआ है तो उसको कहते हैं ये तो दूरागत है। दूरागत का मतलब कोई दूर से आया हुआ, आगत का मतलब होता है आया हुआ। दूसरा है भयग्रस्त, भयमुक्त, भयग्रस्त नहीं, भयग्रस्त उसका आ जाता है, कौन सा, से विभक्तिकरण से। भयमुक्त, भय से मुक्त, यानी अलग हो रहा, ठीक है ना। अलग होने का भाव आया है इसमें। और दूर से आगत का मतलब ही अलग, दूरी से आया हुआ, यानी अलग से आया हुआ। तो इसमें भी अलग होने का भाव दिख रहा है और इसमें भी अलग होने का भाव दिख रहा है, दोनों अलग अलग हैं। फिर अगला उदाहरण देखेंगे, रण विमुख। रण का मतलब होता है युद्ध, रण से विमुख, यानी रण से छोड़ के चले जाते हैं, उसको बोलते हैं विमुख। या तो कोई कारण, अलग अलग कारण है, कोई डर के भाग जाता या फिर पूरा हो जाता छोड़ के चले जाता। रण विमुख का मतलब रण से विमुख, यानी रण से अलग, युद्ध क्षेत्र से अलग, उसको बोलते हैं। इसमें भी पृथक होने का भाव, अलग होने का भाव दिखाई दे रहा, महसूस हो रहा है। फिर अगला उदाहरण देखेंगे, पदच्युत। मैंने उसमें बताया था, पद से अलग, ठीक है। किसी को पदच्युत करते थे अपने, तो उसको पद अपना छोड़ना पड़ता है। तो इसका जो ये जो उदाहरण है, ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। फिर है पद भ्रष्ट।
पथभ्रष्ट का मतलब पथ से, पथ का मतलब मार्ग, भ्रष्ट मार्ग का मतलब रास्ता जरूरी नहीं रास्ता। कोई व्यक्ति जैसे उसने अपना कोई लक्ष्य ले रखा है, उसने अपना पथ ले रखा है और उस लक्ष्य से वो भटक जाता है तो उसको भी पथ भ्रष्ट बोलते हैं। यानी मार्ग से भ्रष्ट, अपनी नीति से जो भ्रष्ट हो जाता है उसको बोलते हैं पथ भ्रष्ट। तो इससे भी अलग होने का भाव महसूस हो रहा है, इसका मतलब इसमें भी अपादान तत्पुरुष आया है। फिर अंतिम है संबंध। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे। ठीक है, इन विभक्ति चिन्हों का अगर समस्त पद बनाते समय लोप होता है तो वो संबंध तत्पुरुष कहलाता है, और विग्रह करने पर ये प्रकट होती है तो भी संबंध तत्पुरुष कहलाता है। जैसे पराधीन, पराधीन विग्रह करेंगे तो दूसरों के अधीन। अधीन का मतलब होता है आश्रित, जो दूसरों के आश्रित होता है उसको बोलते हैं पराधीन। के विभक्ति का भाव इसमें आया है इसलिए इसमें संबंध तत्पुरुष होगा। दूसरा देखेंगे राष्ट्रपति। राष्ट्र का मतलब देश का पति, ठीक है ना, राष्ट्रपति यानी देश का पति, ये हो गया राष्ट्रपति। ठीक है, अगला देखेंगे राज दरबार। राजा का दरबार। दरबार का मतलब होता है सभा, राजा की जो सभा होती है उसको बोलते हैं राज दरबार। फिर है गंगा जल। गंगा का जल। और अंतिम उदाहरण पढ़ेंगे ऋषि कन्या। ऋषि की कन्या, ठीक है ना। का के की कहीं रा रे भी आता है तो ये अधिकांश उदाहरण का की के आता है। जैसे इसमें का आया, इसमें का आया है, के आया है, की आया है। तो जो संबंध तत्पुरुष होता है इसमें विभक्ति चिन्हों का या तो लोप होता है या समावेश होता है। लोप का मतलब समस्त पद बनाते समय लोप होता है और विग्रह करते समय प्रवेश होता है। उस समास में संबंध तत्पुरुष समास होता है। ये हमारे जो तत्पुरुष समास है उसके ये जो 5 भेद हैं, एक नए तत्पुरुष भी है मगर वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। तुम बड़ी कक्षाओं में जाओगे फिर और आगे हिंदी लोगे तो उसमें नए तत्पुरुष भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, उसका अलग ही है। तो ये तुम्हारी कक्षा में नहीं इसलिए इसको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा दूसरा समास पूरा हो गया। उसके बाद में कर्मधारय समास आएगा। कर्मधारय कल 2 समास कल की कक्षा में पढ़ेंगे। इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो 1 मिनट का समय है, तुम पूछ सकते हो अनम्यूट होकर।